गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। जो आज का हमारा टॉपिक है वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का टॉपिक है। बीएससी फाइनल ईयर का हम टॉपिक कर रहे हैं और हमने उसमें चैप्टर स्टार्ट किया है एसिड बेस एंड हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल, या हम कह सकते हैं कि एसिड एंड बेसिस एंड हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस कंसेप्ट। सो उसमें जो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा, हमने उसमें जो हमारे पास एसिड और बेसिस के लिए जो डिफरेंट कंसेप्ट्स हैं उनके बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया है। उसमें हमारे 3 to 4 लेक्चर हो चुके हैं। सो जो आज का हमारा लेक्चर होगा वो होगा लुईस एसिड बेस कंसेप्ट पे, लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। सो आज का हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो लुईस कंसेप्ट पे रहेगा। सो 1923 में लुईस ने क्या है कि लुईस साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1923 में लुईस ने एक कंसेप्ट दिया था एसिड बेस के बिहेवियर पे। जो एसिड बेस बिहेवियर के ऊपर जो लुईस ने एक कंसेप्ट दिया था, उसने उसमें क्या किया था, उसने इलेक्ट्रॉन की जो एक्सेप्ट और इलेक्ट्रॉन को डोनेट, कि हमारे पास कोई भी जो एटम्स है, आयंस है, रेडिकल है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन पेयर को वो डोनेट करेगा। उसके बेसिस पे उसने एक कंसेप्ट दिया था। उसने जो कंसेप्ट दिया था वो दिया था एसिड इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन पे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन एंड एक्सेप्टर, डोनेशन एंड एक्सेप्टर। इससे पीछे एक कंसेप्ट था लक्स कंसेप्ट, उसमें हमने ऑक्साइड आयन की बात की थी। तो हम यहाँ पे बात करेंगे इलेक्ट्रॉन, सॉरी दिस वन इज ओ, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन एंड एक्सेप्टर के बेसिस उसने कंसेप्ट दिया था। कंसेप्ट 1923 में दिया था, लेकिन जो इसको मेनली अप्रूव किया गया वो 1938 में किया गया। सो 1938 में क्या किया गया, इस कंसेप्ट के बेसिस पे जो हम एसिड और बेस है, जो उसमें लुईस कंसेप्ट के बेसिस पे हम उनको करेक्टराइज कर सकते हैं, कौन मॉलिक्यूल हमारे पास एसिड होगा, कौन हमारे पास मॉलिक्यूल बेस होगा। क्या जो हमारे पास डिफरेंट टाइप के मॉलिक्यूल है, हम उनको एसिड और बेस की कैटेगरी में कैरेक्टराइज कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ लुईस कंसेप्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन एंड एक्सेप्टर के बेसिस पे। इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन एंड एक्सेप्टर के बेसिस पे। तो उसने क्या कहा कि हमारे पास एसिड को उसने डिफाइन किया। एसिड को डिफाइन करने के लिए उसने क्या कहा कि हमारे पास कोई भी मॉलिक्यूल हो सकता है, कोई आयंस, रेडिकल, जिसकी एक टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। एसिड में उसने क्या कहा, एनी मॉलिक्यूल, आयंस, रेडिकल that have tendency that have tendency to accept electron pair। वो सभी हमारे पास क्या होंगे, एसिड होंगे। या कोई मॉलिक्यूल्स, आयंस, रेडिकल, कोई एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास टेंडेंसी है कि जो उसका वैलेंस सेल है वो उसको एक्सपेंड कर सके, और एनी मॉलिक्यूल, आयंस, रेडिकल दैट हैव टेंडेंसी that have ability to expand its valence cell and accept इलेक्ट्रॉन पेयर। सो उसने एसिड के लिए 2 डेफिनेशन दी कि हमारे पास कोई मॉलिक्यूल्स, आयंस और कोई रेडिकल हो सकता है जिसके पास टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। एक तो ये कि वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। सेकंड है कि कोई मॉलिक्यूल और हमारे पास कोई आयंस, कोई रेडिकल ऐसा हो सकता है जिसके पास टेंडेंसी है कि वो डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, लेकिन अगर वो अपने वैलेंस सेल को एक्सपेंड करने में वहाँ पे कैपेबल है, तो अपने वैलेंस सेल को एक्सपेंड करके तब वो वहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको एक्सेप्ट कर सकता है। एसिड बेस के केस में इसमें अपोजिट है, एनी मॉलिक्यूल्स, आयंस, रेडिकल दैट हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, कि मेरे पास कोई मॉलिक्यूल्स है, कोई आयंस है जिसके पास टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके।
अब हम बात कर रहे हैं लुईस, हमने लुईस कंसेप्ट की बात किया, सो हम उसको बोलते हैं लुईस एसिड और लुईस बेस। इसको हम एसिड तो हो ही गया हमारे पास, एसिड के साथ हम इनको लुईस एसिड भी बोलते हैं। हम इनको क्या बोलते हैं? लुईस एसिड भी बोलते हैं। और लुईस बेस की डेफिनेशन क्या होगी? मैं लुईस बेस की डेफिनेशन भी यहाँ पे लिख देता हूँ। लुईस बेस के केस में होगा जिसमें हम एसिड की बात कर रहे थे यहाँ पे। सो लुईस बेस में क्या होगा? एनी स्पीसीज मीन्स कोई मॉलिक्यूल्स, आयंस, रेडिकल दैट हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी है वो क्या होंगे हमारे पास? लुईस बेस, ये हम कह सकते हैं बेस। और हम ये भी कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स एनी मॉलिक्यूल्स दैट हैव अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी के पास अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और वो अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को इजीली किसी को डोनेट कर सकता है तो वो भी हमारे पास क्या होंगे? बेस होंगे। और एनी मॉलिक्यूल हैविंग अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे ऑक्सीजन के पास होते हैं अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट कैन बी इजिली डोनेटेड। दैट कैन बी इजिली डोनेटेड और कॉल्ड लुईस बेस। उसको हम क्या कहेंगे? लुईस बेस कहेंगे। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, चाहे वो कैसे भी करे, अपने वैलेंस शेल को एक्सपेंड करे या किसी दूसरे वे से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, वो सारे हमारे पास लुईस एसिड की कैटेगरी में आएंगे। और कोई भी मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है, चाहे उसके पास वो अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, चाहे वो नेगेटिव चार्ज की फॉर्म में हो, चाहे उसके पास वो क्या कहते हैं हम लोन पेयर के फॉर्म में हो, जैसे भी उसके पास वो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर वो उनको इजीली डोनेट कर देता है किसी दूसरे मॉलिक्यूल को, वो सभी हमारे पास लुईस बेस की कैटेगरी में आएंगे। अब हम देखते हैं कि इसमें जो एसिड बेस रिएक्शन होती है, जनरली इसमें जो हमारे पास एसिड बेस रिएक्शन होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन, मीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन एक्सेप्टर रिएक्शन, या हम कहते हैं कि उसको कोऑर्डिनेशन, कि वहाँ पे जो मेटल और जो भी हमारे पास एसिड बेस है उसके बीच में जहाँ पे कोऑर्डिनेशन हो रहा है उसको हम उस तरह से वहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम जनरली बोलते हैं डोनर एक्सेप्टर रिएक्शन और कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड रिएक्शन। एक तो वही है इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन रिएक्शन एंड सेकंड इज कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन। अब मैं एसिड और बेस की कुछ रिएक्शन लिखता हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे सिर्फ आपको डेफिनेशन के बारे में बताया है, ये नहीं बताया कि कोई भी मॉलिक्यूल वो इलेक्ट्रॉन पेयर को कैसे एक्सेप्ट कर रहा है और इलेक्ट्रॉन पेयर को वहाँ पे कैसे डोनेट करे। आप कैसे ये कंफर्म करोगे, आप कैसे पता लगाओगे कि इस मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट किए हैं या उसने इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किए हैं, क्योंकि तभी आप बता सकते हो कि वो एसिड है या बेस है। अदरवाइज आप उसमें नहीं बता सकते कि कोई मॉलिक्यूल हमारे पास एसिड की तरह एक्ट करेगा या बेस की तरह एक्ट करेगा। जैसे मेरे पास एसिड क्या है, लुईस एसिड या एसिड की मैं बात करता हूँ। एसिड क्या है जो, और बेस क्या है? एसिड जो एक्सेप्ट करेगा, एक्सेप्टर, और बेस क्या हमारे पास वहां पे जो डोनेट करेगा। जैसे अगर मैं बात करूं BF3 के साथ, यहां पे लिखता हूं मैं NH3, यहां पे मेंशन करता हूं डोनर एक्सेप्टर डोनर एक्सेप्टर रिएक्शन, और हम इसको कह सकते हैं कि कोऑर्डिनेटेड कोवलेंट फॉर्मेशन। अब ये लिख लो डोनर एक्सेप्टर रिएक्शन। अब यहाँ पे क्या BF3, बोरोन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल है। बोरोन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मेटल है, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए इजीली अगर उसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं तो उनको इजीली क्या करेगी, वो एक्सेप्ट करेगी। और नाइट्रोजन के पास क्या है? अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इनके बीच में क्या होगा? BF3 हम जनरली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, BF3 के साथ हम लिखते हैं NH3। हम इसको एरो लगा के भी रिप्रेजेंट करते हैं और हम इसको इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं BF3
NH3, किनके बीच में वहाँ पे क्या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड है। जैसे हम दूसरे जो हमने इससे अलग जो सिस्टम पढ़े हैं उनमें एसिड बेस रिएक्शन लिखी है, सेम वही बात है। डोनर क्या हमारे पास बेस एसिड या एसिड बेस रिएक्शन, ये बेस है और ये एसिड है और साथ में रिएक्शन, और हम क्या कह सकते हैं इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में हम बोल सकते हैं, क्योंकि एसिड क्या कर रहा है बेस को न्यूट्रलाइज कर रहा है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सो यहाँ पे क्या BF3 क्या एसिड की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि उसके पास क्या जो उसकी उसका जो ऑक्टेट है बोरेन का वो वहाँ पे कंप्लीट नहीं है, उसको कंप्लीट करने के लिए वो नाइट्रोजन से क्या करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। और यहाँ पे दूसरा एग्जांपल अगर मैं बात करूँ H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, सबसे बेसिक एग्जांपल H पॉजिटिव Cl, H पॉजिटिव मीन्स उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो एक्सेप्ट करेगा, Cl नेगेटिव उसके पास अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो वहाँ पे क्या बनाएगा HCl बना देगा। उसके बाद इसमें दूसरे एग्जांपल हो सकते हैं SO3 O2 नेगेटिव हो सकता है, और इसमें BrF3 के साथ F नेगेटिव, और इसमें हो सकता है एल्युमिनियम क्लोराइड के यहाँ एल्युमिनियम क्लोराइड के साथ हो सकता है कीटोन। अगर हम सभी रिएक्शन को ध्यान से देखें SO3 O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव के पास क्या अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो उसको वहां पे क्या करेगा डोनेट करेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा SO2 नेगेटिव में। BrF3 F नेगेटिव के साथ किस में कन्वर्ट हो जाएगा BrF4 नेगेटिव में। AlCl3, AlCl3 को आपको वैसे भी पता है AlCl3 क्या लुईस एसिड है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा। तो इसके साथ ये क्या करता है यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे कॉम्प्लेक्स बना लेता है, कोऑर्डिनेटेड कोवलेंट फॉर्मेशन या कोऑर्डिनेटिव वहाँ पे कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। सो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप के एग्जांपल हो सकते हैं जिनकी हेल्प से हम पता कर सकते हैं कि हमारे पास जो भी कोई भी मॉलिक्यूल है वो एसिड की तरह एक्ट करेगा या बेस की तरह एक्ट करेगा। अब एक बार इन एग्जांपल को देख सकते हो। ये तो मैंने आपको यहाँ पे जनरल डेफिनेशन बताई थी, इसके बाद हम इनको फर्दर करेक्टराइज कर सकते हैं। जैसे मैंने बात की कि लुईस एसिड हमारे पास क्या होगा, लुईस एसिड क्या होगा जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन पेयर को कौन एक्सेप्ट कर रहा है जनरली, कैटायन एक्सेप्ट कर रहा है, मींस कैटायन क्या करेगा उसको एक्सेप्ट करेगा जिसपे पॉजिटिव चार्ज होगा। या सेकंड हमारे पास कोई मॉलिक्यूल इस तरह से होगा जो अपने जो क्या कहते हैं जैसे SO3 हो गया, ठीक है, क्योंकि सल्फर क्या करेगा अपने जो उसका जो वैलेंस सेल है उसको एक्सपेंड करेगा। या मैं बात करूं हमारे पास इसमें हो सकता है SnCl4 हो सकता है। अब उनके बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास लुईस एसिड है उसकी फर्दर करेक्टराइज है कि उसको हम कैसे लुईस एसिड के लिए जो हमारे पास डिफरेंट डेफिनेशन है उनको हम आगे फर्दर कैसे अंडरस्टैंड करते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं लुईस एसिड। लुईस एसिड में क्या है कि हमारे पास एनी कैटायन और पॉजिटिव चार्ज कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स, कि कोई भी कैटायन होगा या उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दैट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अगर मैं लुईस एसिड की बात करूं लुईस एसिड की अगर मैं बात करता हूं तो जितने भी हमारे पास कैटायन है सभी कैटायन पे क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, मींस वो इलेक्ट्रॉन क्या डेफिशिएंट स्पीसीज है, और अगर वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है तो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करेगी इजीली एक्सेप्ट करेगी। ऑल कैटायन हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर, क्योंकि हमारे पास जितने भी कैटायन है सभी की टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली क्या करेंगे एक्सेप्ट करेंगे।
अब इसमें हमारे पास कुछ साइज क्या है, लार्ज कैटायन है कुछ तो, और कुछ क्या हमारे पास स्मॉल कैटायन है। जो हमारे पास लार्ज कैटायन है जिनका साइज क्या लार्ज है और जिनका साइज स्मॉल है, अब हम उनकी बात करते हैं। लार्ज कैटायन का क्या है, जो इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड है वो ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में है। ज़्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में होने की वजह से उस पर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी है वो क्या कम है, और अगर इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी कम है तो वो इजीली जो दूसरा मॉलिक्यूल होगा उससे जो इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा, उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा। सो लार्ज कैटायंस आर, ये क्या होंगे हमारे पास, वीक लुईस एसिड, और जो स्मॉल होंगे वो क्या होंगे, ये वीक होंगे तो ये क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग लुईस एसिड। ये हम कह सकते हैं कि जो लार्ज कैटायन है उनकी जो दूसरे इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने की पावर है वो क्या है, वीक है, वीक पावर टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। और यहां पे क्या होगी, स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी, या पावर हम लिख सकते हैं स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। और अगर मैं बात करूं जैसे मेरे पास SN4 पॉजिटिव और SN2 पॉजिटिव, SN4 पॉजिटिव का साइज कैसा है, इसका साइज क्या है, स्मॉल है। सो ये किस में आएगा, स्मॉल कैटायन यहां पे आएगा। और SN2 पॉजिटिव का साइज कैसा है, वो क्या लार्ज कैटायन है, स्मॉल साइज है, तो इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी क्या उस पर ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन चार्ज डेंसिटी होने की वजह से मीन्स उस पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो वहाँ पे ज़्यादा है, जो प्रोटॉन है उसके पास वो ज़्यादा है, न्यूक्लियस के पास चार्ज जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा है। और न्यूक्लियस के पास जब पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा तो जो नेगेटिव चार्ज होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको क्या करेगा, इजीली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। मीन्स इसकी जो एक्सेप्टेंस की जो पावर है, जो एक्सेप्टेंस पावर है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और इसकी कैसी है, वीक है। ऐसे ही हम बात कह सकते हैं जैसे मेरे पास अगर मैं बात करूं Fe3 पॉजिटिव, जो Fe3 पॉजिटिव है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग लीविस एसिड है, और Fe2 पॉजिटिव क्या है, वीक लीविस एसिड है। और वैसे भी अगर मैं बात करूं जैसे मेरे पास हो गए जो स्मॉलर कैटायन है जैसे H पॉजिटिव, Li2 पॉजिटिव, बेरिलियम 2 पॉजिटिव, मीन्स जिनका साइज कम है, जो स्मॉल साइज है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेंगे अपनी तरफ। उसका रीजन मैंने आपको बता दिया, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन जैसे SN4 पॉजिटिव और SN2 पॉजिटिव, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। सो जो लास्ट के जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करने के बाद वो SN+4 में कन्वर्ट हुआ, +2 से +4 में कन्वर्ट हुआ, वो उसकी वैलेंस सेल से इलेक्ट्रॉन गए हैं, लेकिन जो उस पर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, जो न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो सेम है। सो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या करेगा, बढ़ेगा, और जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो जो मॉलिक्यूल का साइज है वो कम हो जाएगा। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से वैसे भी जो मॉलिक्यूल है, जो नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है दूसरा, उसको स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और जब वो उसको स्ट्रॉन्गली अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा सो वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग लीविस एसिड होगा, और SN2 पॉजिटिव क्या होगा हमारे पास वहां पे, वीक लीविस एसिड होगा। सो आई थिंक इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लुईस एसिड की अगर मैं बात करता हूँ कि जो मेरे पास जितने भी कैटायन है सभी क्या करेंगे, लुईस एसिड की तरह एक्ट करते हैं, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन देयर साइज के बेसिस पे जो उनकी पावर है वो कम ज़्यादा हो सकती है। सो इसके बाद हमारे पास कुछ एग्जाम्पल भी हैं, मैं उनको डिस्कस करता हूँ जो बुक में गिवन है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ सिल्वर को, अगर मैं अमोनिया के साथ करता हूँ Ag पॉजिटिव प्लस 2NH3, सो ये क्या देगा हमें, Ag NH3 ट्वाइस पॉजिटिव। और जो ये कॉम्प्लेक्स होता है इसकी ज्योमेट्री कैसे होती है,
ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी, लीनियर होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे +2 होता है और जो ज्योमेट्री होती है उसकी वहाँ पे लीनियर होती है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ जैसे कॉपर 2 पॉजिटिव को अगर मैं 4Cl के साथ कर रहा हूँ, ये क्या यहाँ पे लुईस एसिड एंड दिस वन इज लुईस बेस। सो ये देगा हमें यहाँ पे CuCl4 2 नेगेटिव। ये कैसे होता है, टेट्राहेड्रल। उसके बाद हम ऑक्टाहेड्रल का एग्जांपल लेते हैं, मैंगनीज 2 पॉजिटिव प्लस H2O 6 मॉलिक्यूल। ये क्या देगा यहाँ पे MnH2O6 एंड इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल। और उसके बाद हम एक एग्जांपल और लेते हैं स्केयर प्लेनर का, निकल के साथ होता है जनरली 4CnC नेगेटिव। ये देगा यहाँ पे NiCN4 2 नेगेटिव और इसकी ज्योमेट्री होगी यहाँ पे स्केयर प्लेनर। सो ये हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्सेस हैं। अगर हम लुईस एसिड की बात कर रहे हैं, सो ये क्या लुईस एसिड है, Ag पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव, Mn2 पॉजिटिव, Ni2 पॉजिटिव, सभी क्या कैटायन है। अगर आपने नोटिस किया हो सभी क्या कैटायन है। एंड ऑल कैटायन हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। सभी जो कैटायन है हमारे पास उनकी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली एक्सेप्ट कर लेते हैं। सो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर होंगे और जब इलेक्ट्रॉन इधर से इधर ट्रांसफर होंगे लुईस बेस से लुईस एसिड की तरह, क्योंकि लुईस बेस क्या होता है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेगा और लुईस एसिड क्या है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा, और सभी क्या करेंगे वहाँ पे कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे। एक तो ये हो गया हमारे पास। सेकंड लुईस एसिड की क्या डेफिनेशन थी कि एनी स्पीसीज मॉलिक्यूल आयंस रेडिकल दैट हैव टेंडेंसी टू एक्सपेंड इट वैलेंस सेल एंड एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। अब यहाँ पे Ag क्या है, कैटायन की फॉर्म में उसने डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट किए हैं, उसने अपने जो वैलेंस सेल है उसको एक्सपेंड नहीं किया। अगर हम वैलेंस सेल को एक्सपेंड करने की बात करते हैं तो वहाँ पे हमारे पास कुछ डिफरेंट एग्जाम्पल है। अब हम उन एग्जाम्पल की बात करेंगे कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड्स कि एनी स्पीसीज और मॉलिक्यूल दैट हैव टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर बाय एक्सपेंडिंग इट वैलेंस सेल दैट एक्ट एज एन लुईस एसिड। कि कुछ हमारे पास ऐसे भी हैं जिनकी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेंगे। जैसे अगर मैं बात करता हूँ BF3 लुईस एसिड है, AlCl3 इज आल्सो लुईस एसिड, वो भी क्या करता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा BF3 AlCl3 उन सभी किसी का भी ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। वो जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं वो ये सारे क्या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं। BeCl2 या मैं गैलियम की बात करता हूँ, ये सभी क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ये सभी क्या है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं, मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, आर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज सो इजीली एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ये सभी क्या लुईस एसिड है। और कुछ हमारे पास ऐसे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज नहीं है लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं बाय एक्सपेंडिंग इट वैलेंस सेल। कि वो अपनी वैलेंस सेल को एक्सपेंड करते हैं और वैलेंस सेल को एक्सपेंड करने के बाद इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसमें हमारे पास एग्जांपल आता है सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, टिन टेट्राक्लोराइड, एंटीमनी पेंटाक्लोराइड, टेल्यूरियम टेट्राब्रोमाइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये सभी क्या लुईस एसिड हैं एंड इलेक्ट्रॉन पेयर बाय एक्सपेंडिंग इट वैलेंस सेल। ये सभी क्या है लुईस एसिड है और ये भी सभी क्या है लुईस एसिड है। BF3 का एग्जांपल मैंने आपको पहले भी दिया था, BF3 प्लस F नेगेटिव क्या देगा BF4 नेगेटिव, क्योंकि BF3 क्या करता है बोरोन का इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है, F नेगेटिव इजीली उसके साथ इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके BF4 नेगेटिव में वो वहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा।
और अगर मैं इनकी बात करता हूँ, जैसे मेरे पास क्या है SnCl4 प्लस 2Cl नेगेटिव, ये किस में कन्वर्ट होगा SnCl6 2 नेगेटिव, क्योंकि टिन के पास क्या है, टिन क्या है, टिन किस में है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड, कार्बन उसमें है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड। जो टिन है यहाँ पे कार्बन में क्या हमारे पास 2p 3p 4p 5p, जो इसकी 5p ऑर्बिटल है इसको एक्सपेंड कर लेता है, उसका साइज यहाँ पे ज़्यादा होने की वजह से वो इसको इजीली यहाँ पे एक्सपेंड कर लेता है, और एक्सपेंड करने के बाद वो इजीली उसमें कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ SiF4 प्लस 2F नेगेटिव, क्या देगा SiF6 2 नेगेटिव। ये सभी क्या करते हैं इजीली जो इसके वैलेंस सेल है उसको एक्सपेंड करने के बाद लुईस एसिड में कन्वर्ट होते हैं। ये सभी क्या है लुईस एसिड, दिस वन इज आल्सो लुईस एसिड, बट ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और ये सभी इलेक्ट्रॉन पेयर को इसलिए एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि वो जो उसकी वैलेंस सेल है उसको इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है, लेकिन ये फिर भी क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर रहे हैं बाय एक्सपेंडिंग इट वैलेंस सेल, क्योंकि वो अपनी वैलेंस सेल को क्या कर रहे हैं इजीली एक्सपेंड कर रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं लुईस बेस की। लुईस बेस में सेम सिंपल है, जितने हमारे पास अनायन है, ऑल अनायंस आर लुईस बेस बिकॉज दे इजिली डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। सो जितने भी हमारे पास लुईस बेस की अनायंस हैं सभी क्या है लुईस बेस हैं, ऑल अनायंस आर लुईस बेस। जैसे हमारे पास ऑक्साइड हो गया, हाइड्रोक्साइड आयन हो गया, हैलाइड आयन हो गया, NH2 नेगेटिव आयन हो गया, अमाइड आयन हो गया, ये सभी क्या है लुईस बेस। ये सभी क्या है लुईस बेसिस, ऑल anions are Lewis basis because they easily donate electron pair। वो क्या करते हैं इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को वहां पे डोनेट करेंगे। सेम जैसे हमने लुईस एसिड में बात की थी, कैटायन की बात की थी, और हमने कुछ स्पीसीज ऐसी बात की थी जो अपने वैलेंस सेल को एक्सपेंड करती हैं। सेम हम लुईस बेस की जब हम बात करते हैं, एक तो अनायन हो गए जितने हमारे पास, वो सभी क्या लुईस बेस है क्योंकि इजीली क्या करेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करेंगे। दिस वन इज आल्सो लुईस बेस, दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन दिस वन। और जितनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी होगी, हायर इज द चार्ज डेंसिटी एंड हायर इज द लुईस बेस कैरेक्टर ऑफ एन अनायन। सो इसके पास जितनी भी हायर इज द चार्ज डेंसिटी higher is the लुईस बेस करैक्टर। सो ये तो अनायंस की बात होगी। सेकंड कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनके पास अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कैटायन के केस में क्या था जो वैलेंस सेल को एक्सपेंड कर रहे हैं, और अनायंस के केस में क्या होगा जिनके पास अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके पास है, जैसे वाटर हो गया, ऑक्सीजन के पास हो गए, NH3 हो गया, इसके पास भी क्या है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, अमोनिया। और अगर मैं बात करूं ईथर या कीटोन, वो सभी क्या है, ये सभी क्या लुईस बेस है, लेकिन इनके पास क्या अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इनके पास क्या है अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दे एक्ट एज लुईस बेस, इसलिए वो सभी क्या करेंगे लुईस बेस की तरह एक्ट करेंगे। कुछ तो अनायन हो गए, नेगेटिव चार्ज कंटेनिंग हो गए, कुछ हमारे पास जिनके पास क्या अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे वाटर हो गया, अमोनिया हो गया, ईथर हो गया, या हमारे पास कीटोन हो गया। सो ये तो हमने लुईस बेस का, लुईस एसिड या लुईस बेस करैक्टर पढ़ा है।
ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिफरेंट टाइप ऑफ करेक्टरिस्टिक की कुछ कैटायंस हो गए, कुछ इलेक्ट्रॉन पे वैलेंस सेल को एक्सपेंड करते हैं। ओके, कुछ एनायंस हो गए जो लुईस बेस हैं, और किसी के पास अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, वो सभी के वहाँ पे लुईस बेस हैं। इसके बाद इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट और आता है जो हम बात करते हैं एक्सटेंडेड लुईस डेफिनेशन। एक्सटेंडेड लुईस डेफिनेशन में क्या है कि वो वैसे तो ना तो वो कैटायन की फॉर्म में ना वो अनायन की फॉर्म में है, लेकिन उसके पास अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। वो अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स की जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मेरे पास इसको हम टॉपिक का नाम है एक्सटेंडेड लुईस डेफिनेशन। एक्सटेंडेड लुईस डेफिनेशन में क्या है कि जैसे मेरे पास हो गया CO2 हो गया, कार्बन डाइसल्फाइड हो गया, जो मेरे पास इस तरह के मॉलिक्यूल हैं, ये भी क्या करते हैं, इनका भी लुईस एसिड कैरेक्टर है। वैसे तो क्या है कि कार्बन क्या है, कार्बन का जो ऑक्टेट भी कंप्लीट है, और जितने उसने मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है वो 4 बॉन्ड उसने बना रखे हैं। वैसे तो क्या होना चाहिए, लुईस एसिड नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये क्या करता है, लुईस एसिड एक्ट करता है ड्यू टू पोलराइजेशन। ड्यू टू पोलराइजेशन की वजह से इसमें क्या हो जाता है कि लुईस एसिड कैरेक्टर जनरेट हो जाता है। वो कैसे है, जैसे सपोज करो यहाँ पे कोई भी हाइड्रोक्साइड आयन मॉलिक्यूल है, लुईस बेस ये यहाँ पे इजीली अटैक करेगा, ये इधर कन्वर्ट हो जाएगा O नेगेटिव, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, OH में। ये यहाँ पे कैसे एक्ट किया, लुईस एसिड की तरह, और इसने कैसे एक्ट किया, लुईस बेस की तरह। सो इस तरह से कुछ मॉलिक्यूल क्या होते हैं जो अनसैचुरेटेड होते हैं, जिनके पास सिंगल बॉन्ड ना होके डबल बॉन्ड है, उनमें भी लुईस एसिड या लुईस बेसिक कैरेक्टर हमारे पास वहां पे हो सकता है। इसमें जनरली होता क्या है कि जो हमारे पास कार्बन है, जब कार्बन डिफरेंट इलेक्ट्रो एटम के साथ बॉन्डेड है, कार्बन बॉन्डेड विद डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया, यहाँ पे क्या सल्फर है। सो उस केस में भी हमारे पास क्या जो मॉलिक्यूल्स है वो लुईस एसिड है, उसका लुईस बेसिक कैरेक्टर वहाँ पे हो सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ यहाँ पे, सेम वही एग्जांपल जैसे मैंने लिया यहाँ पे OH नेगेटिव। ड्यू टू पोलराइजेशन क्या होगा, ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो समवट यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है। और जब कार्बन सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट होगा तो ये उस टाइम कैसे एक्ट करेगा, लुईस एसिड की तरह एक्ट करेगा, और यहाँ पे बनाएगा क्या, C डबल बॉन्ड OH O नेगेटिव। ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, बाइकार्बोनेट होता है NaCO3। बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये अनायन की फॉर्म में कोई भी मेटल इसके साथ आके कंबाइन होगी, NaCO3, इसको हम बोलते हैं लुईस एसिड। इसका करैक्टर कैसा है, यहाँ पे लुईस एसिडिक करैक्टर होता है। सेम हमारे पास लुईस बेस होता है। लुईस बेस में हमारे पास क्या है, लुईस बेस की अगर मैं बात करूँ, हमारे पास जैसे, क्योंकि हम यहाँ पे लुईस एसिड की बात कर रहे थे तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज की बात की, कैटायनिक स्पीसीज की बात की, उसके बाद हम बात करते हैं लुईस बेस की। लुईस बेस में जैसे हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड के पास क्या होता है, अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैसे तो मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है ओवरऑल, या हमारे पास जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, कार्बन मोनोऑक्साइड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या हमारे पास
जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, CH ट्रिपल बॉन्ड CH हो गया, या बेंजीन हो गया। ये भी सभी आपने अगर नोटिस किया हो, इसका जो पाई इलेक्ट्रॉन है, जो पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी क्या पाई इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे भी क्या पाई इलेक्ट्रॉन है। ये सभी क्या करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। उसमें क्या होता है कि जिसका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। जिनका पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। और जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है मीन्स वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहा है। और लुईस बेस की डेफिनेशन क्या है, जो इजीली इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके, वो सभी क्या है, लुईस बेस की तरह काम करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करूं मैं, Ni+4CO, NiCO4, निकल टेट्रा कार्बोनिल, आपने ये पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर में, आपने पढ़ा होगा निकल टेट्रा कार्बोनिल। और अगर मैं बात करूं Fe+5CO, FeCO5, यह हमारे पास और भी मॉलिक्यूल है। क्रोमियम को अगर मैं बेंजीन के साथ ट्रीट करूं, C6H6, वो भी क्या बनाता है, CrC6H6 तो इन सो इसमें जो हमने एक्सटेंडेड डेफिनेशन की बात की थी, एक्सटेंडेड डेफिनेशन में बात करें, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे पास हो गया, ये हमारे पास अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, जो एल्किन, इथाइलिन, बेंजीन, एसिटाइलिन या इथीन। उसमें आपने देखा होगा कि यहाँ पे क्या निकल कार्बोनिल, इसके पास जो अनसेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इजीली क्या करेंगे, इसके साथ यहाँ पे लुईस बेस की तरह एक्ट करेगा और यहाँ पे निकल टेट्रा कार्बोनिल या मेटल कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा। सेम यहाँ पे जो एल्की बेंजीन के साथ भी ये रिएक्शन इजीली परफॉर्म करते हैं। सो एक एक्सटेंडेड डेफिनेशन है। एक्सटेंडेड डेफिनेशन में यहाँ पे क्या होता है कि जो हमारे पास CO हो गया, ये क्या करते हैं, सभी लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहे हैं। लुईस बेस की तरह एक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे पाई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इनके साथ, यहाँ पे इसके साथ पाई कॉम्प्लेक्स बनता है। पाई कॉम्प्लेक्स में वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट भी करते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर को वहाँ पे वो डोनेट भी करते हैं। दोनों तरह की पॉसिबिलिटी होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं और इलेक्ट्रॉन पेयर को वो डोनेट भी कर सकते हैं। सो इस जो वीडियो लेक्चर था इसमें हमने लुईस एसिड बेस के बारे में, कंसेप्ट के बारे में पढ़ा। थोड़ा कंसेप्ट क्या है, थोड़ा लेंथी कंसेप्ट है लेकिन ईजी कंसेप्ट है, आपको बेसिक सा पता होना चाहिए। जो कंसेप्ट है बेसिक कंसेप्ट है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि लुईस एसिड वो हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं और लुईस बेस हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं। वट एवर भी द सिचुएशन, कि वो कैसे भी इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे और कैसे भी वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे। इसके बाद इसमें कुछ इसकी एप्लीकेशन है लुईस कंसेप्ट की। अगर मैं बात करूं, कुछ इसकी लिमिटेशंस हैं। एक छोटा सा और टॉपिक इसी में रहता है, एप्लीकेशन और उसकी लिमिटेशंस। एप्लीकेशन या हम इसकी एडवांटेज कह सकते हैं इसको, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। एडवांटेजेस में अगर बात करूं, आपने इसमें नोट किया होगा हमने सिर्फ इलेक्ट्रॉन की बात की, हमने किसी मीडियम की बात नहीं की, ना ही हमें किसी सेकंड एलिमेंट की बात की कि वो वहाँ पे कोई कटायन वहाँ पे कोई भी दूसरा एलिमेंट होना चाहिए। हमने सिर्फ वहाँ पे बात की कि वो इजीली या तो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सके या इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सके। सो एक तो इसकी मेन डेफिनेशन क्या है कि इंडिपेंडेंट ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी पार्टिकुलर एलिमेंट, ग्रुप और आयन। थर्ड, इसमें कोई भी सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं है,
independent on the behavior of solvent। सो ये दो इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज हैं। इसमें कोई हमें दूसरा पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं चाहिए होता है, ना कोई आयंस चाहिए होता है। और अगर मैं बात करूँ ना, इसमें हमें कोई ये सोलवेंट की हमने बात की कि एक्वस मीडियम में होगी या नॉन एक्वस मीडियम में होगी, क्योंकि हमने सोलवेंट सिस्टम कंसेप्ट पढ़ा है, हमने डिफरेंट टाइप के कंसेप्ट पढ़े हैं, वहाँ पे उन सब चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इस केस में इन सब चीज़ की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। लिमिटेशन की अगर मैं बात करता हूँ, इसने कोई यूनिफॉर्म स्केल नहीं दिया एसिड और बेस स्ट्रेंथ के लिए। नो यूनिफॉर्म स्केल फॉर एसिड एंड बेस स्ट्रेंथ। उसने सिर्फ थोड़ा सा इतना तो हमने कहा था कि अगर मॉलिक्यूल में कैटायन का साइज कम ज़्यादा वेरी कर रहा है तो उसके बेस से उसकी एसिडिटी बेसिसिटी वेरी करेगी, या जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वेरी करेगी किसी भी अनायन पे, जो उसका बेसिसिटी का करैक्टर है वो वहाँ पे वेरी करेगा। लेकिन पर्टिकुलर इसने कोई यूनिफॉर्म स्केल नहीं वहाँ पे हमें प्रोवाइड किया। इसने ये भी नहीं कहा कि हमने एसिड बेस में हम जनरली बात करते हैं साल्ट फॉर्मेशन की, जैसे हम बात करते हैं, सॉरी हम बात करते हैं इसमें HCl के साथ अगर मैं NaOH को ऐड करता हूं तो मेरे पास NaCl बनता है, साल्ट फॉर्मेशन वहां पे होती है। लेकिन इसमें यहाँ पे इसने कुछ नहीं कहा, तो इट डज नॉट टेल वेदर साल्ट फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू एसिड बेस बिहेवियर। नो एविडेंस whether salt formation is related to acid base behavior। थर्ड अगर मैं बात करूं, थर्ड जो इसकी लिमिटेशन है, इसकी थर्ड लिमिटेशन क्या है कि जो हमारे पास नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है, बट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन है, जैसे यहाँ पे क्या बनता है, कॉम्प्लेक्स बनता है। कॉम्प्लेक्स किस तरह से बन रहा है, जैसे Na+4CO, NiCO4 हो गया, या मैंने एक बात की थी Ag+ Ag पॉजिटिव प्लस 2NH3। जनरली जो हमारे पास नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन होती है वो फास्ट होती हैं, बट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन है वो क्या यहाँ पे स्लो है। क्योंकि कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन में क्या होता है, वहां पे एक्सेप्टर या डोनर के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होती है, एक्सेप्टर डोनर। क्योंकि जो यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं कि एसिड क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है, और बेस क्या है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर वहां पे डोनेट कर रहे हैं। सो एक लिमिटेशन इसकी ये होगी। और नेक्स्ट लिमिटेशन क्या है कि जो मैंने यहाँ पे बात की कि जो हमारे पास जो इस टाइप का मॉलिक्यूल बना है NiCO4 हो गया, या मैंने एक बात की थी क्रोमियम को जब हम बेंजीन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, जो मेरे पास एक ये कॉम्प्लेक्स बना था CrC6H6 ट्वाइस, जो ये इस तरह के कॉम्प्लेक्स है, इन कॉम्प्लेक्स में जो बॉन्डिंग का जो नेचर है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, इतना इजीली हम उनको डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि मेटल कार्बोनिल का ये पार्ट है, उसका इजीली हम यहाँ पे इसको इतना इजीली हम यहाँ पे डिफाइन नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी इसने क्या किया कि उसको एक्सटेंडेड लुईस के जो लुईस एसिड बेस कंसेप्ट था उसमें इंक्लूड किया हुआ है। उसको यहाँ पे उसने क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किया कि उसका जो बॉन्डिंग का बिहेवियर है वहाँ पे किस तरह से है। सो ये भी इसकी लिमिटेशन है। इसकी 4 लिमिटेशन है, नो यूनिफॉर्म स्केल फॉर एसिड बेस स्ट्रेंथ, नो एविडेंस वेदर साल्ट फॉर्मेशन इज रिलेटेड टू एसिड बेस बिहेवियर। कोई एविडेंस नहीं है कि जो साल्ट फॉर्मेशन है वो उसके साथ कोरिलेट करती है या नहीं करती है। थर्ड क्या था कि जो हमारे पास नॉर्मल एसिड बेस रिएक्शन होती है वो फास्ट होती है, लेकिन जो जहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन या कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्मेशन है जिन केसेस में, और जहाँ पे एक्सेप्टर डोनर का केस है, वो रिएक्शन जनरली स्लो होती है। वो भी इसने एक्सप्लेन नहीं किया क्यों होती है। और जो हमारे पास निकल टेट्राकार्बोनिल या क्रोमियम डाइबेंजीन या क्रोमियम डाइबेंजीन का जो कॉम्प्लेक्स है हमारे पास, उस केस में जो बॉन्डिंग होती है बहुत कॉम्प्लेक्स बॉन्डिंग होती है, और जो बॉन्डिंग है उसको इसने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं किया। और वैसे भी जो उसका जो बॉन्डिंग का जो बिहेवियर है वो हमारे आउट ऑफ सिलेबस है, वो हमारे सिलेबस में इंक्लूड नहीं है। सो ये इसकी कुछ एडवांटेज हैं, कुछ एडवांटेजेस हैं और कुछ इसकी यहाँ पे लिमिटेशंस हैं।
सो यहाँ पे जो हमारा एसिड बेस लुईस कंसेप्ट ऑफ एसिड बेस है थोड़ा लेंथी है, फिर भी हमारा वहाँ पे कवर होता है पूरा चैप्टर। ये 45 मिनट्स का पूरा लेक्चर हो गया हमारे यहाँ पे। सो इसमें हमने हर एक चीज़ को एक्सप्लेन किया जो हम लुईस एसिड बेस कंसेप्ट की हम बात कर रहे थे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।